Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 27th of March 2026. तो गाइज आज है तारीख 27 मार्च 2026 और है फ्राइडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे वो सभी करंट अफेयर्स इस लेक्चर के अंदर में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें ना कुछ एक्स्ट्रा मिलने वाला है और ना ही कम मिलने वाला है, सब कुछ बिल्कुल बैलेंस्ड वे में। हर एक आर्टिकल वो होंगे जहां से कुछ ना कुछ एग्जामिनेशन में प्रश्न बन चुके हैं। इवन ये सारे के सारे टॉपिक आपके फर्दर एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है। जो भी लोग यूपीएससी या स्टेट पीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेक श्योर करें फर्स्ट टाइम चैनल के साथ में जुड़े हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रख लें, क्योंकि डेली बेसिस पे सुबह सुबह 5:30 बजे आपको ये करंट अफेयर का लेक्चर मिल जाता है जो आपके प्रिपरेशन को बहुत ही ज़्यादा बूस्ट करता है। इस लेक्चर का पीडीएफ वगैरह चाहिए तो टेलीग्राम पर जाना, वहां पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी, ये टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। 77,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं, आप भी जुड़कर अपने वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं सारे के सारे डाउनलोड कर पाओगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट आर्टिकल। पहला टॉपिक बहुत ही ज़्यादा काम का, एक स्पीशी हम चर्चा करने वाले हैं उसके बारे में। और ये क्योंकि हम स्पीशी के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, दैट मीन्स ये जो टॉपिक है ये जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम जिस स्पीशी के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों वो है बीवर। आपने कई बार मूवीज़ के अंदर में इस बीवर को देखा होगा, चूहे की तरह लग रहा है बट इट्स अ बीवर। ये एक अलग स्पीशी आपको देखने को मिल जाएगी जो बेसिक तौर पे रोडेंट वाली कैटेगरी में प्रेजेंट है। हुआ क्या है, हम ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं, डाउन टू अर्थ के अंदर में ये टॉपिक पब्लिश होता है। इंडियन एक्सप्रेस के अंदर में यहाँ पर इसके बारे में कुछ डिटेल्स पब्लिश की जाती हैं। एंड डिटेल्स ये हैं कि एक नई इंटरनेशनल स्टडी रिसेंटली यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिंघम की साइट से पब्लिश की जाती है। और उस इंटरनेशनल स्टडी के अंदर में ये पता लगा कि जो बीवर्स होते हैं ये रिवर बेड्स को मॉडिफाई कर सकते हैं, यानी कि समुद्र का जो बेसिक तौर पे नेचर है, समुद्र कह रहा हूँ सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, नदी का नेचर है उसको ये बदल सकते हैं, जिसकी वजह से जो नदी का प्रोडक्टिविटी है वो इंप्रूव हो जाएगा। नदियों में से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है उसकी मात्रा कम हो जाएगी, यानी एटमॉस्फेयर को ठंडा करने में हेल्प कर सकते हैं। एंड इवन बीवर को दोस्तों यहाँ पर हम एक और नाम से जानते हैं, प्लीज़ याद रखिएगा, विच इज़ अ इकोसिस्टम इंजीनियर। ये इंजीनियर की तरह हैं, नदी के ऊपर में डैम वगैरह बनाना जानते हैं, डैम बना सकते हैं, कैसे बनाते हैं सब कुछ आपको बताऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट बातें इसके अंदर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। दैट मीन्स आप लोगों से एग्जामिनेशन में पूछा जाए, कुछ स्पीशी के नाम नीचे कमेंट सेक्शन में स्टेटमेंट में दे दिए जाएं और ऊपर क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाए कि बताओ इनमें से कौन सी स्पीशी है जो बेसिक तौर पे क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन का रोल प्ले कर सकती है, यानी कि क्लाइमेट को ठंडा करने में हेल्प कर सकती है, तो वो हमारा बीवर इसमें करेक्ट आंसर होगा। ओके, तो बीवर आपने फोटो देखा एग्जैक्टली कैसा दिखाई देता है। और ये जो स्पीशी है ये प्योर एक्वेटिक नहीं, सेमी एक्वेटिक मैमल है, ठीक है। कुछ हद तक यहाँ पर इसको नदियों में, उसके अलावा मार्शेस, रिवर, पॉन्ड, झील वगैरह इनमें रहना बहुत पसंद है, ठीक है। लेकिन कुछ हद तक यहाँ पर ये लैंड पर भी रहता है। दैट मीन्स ये फुली एक्वेटिक एनिमल नहीं है, सेमी एक्वेटिक एनिमल है। अब देखो इसका हैबिटेट क्या है, कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, स्ट्रीम्स के अंदर में, रिवर्स के अंदर में, पॉन्ड्स के अंदर में हमको ये जो पर्टिकुलर स्पीशी है वो देखने को मिल जाती है, याद रखिएगा, ठीक है। बड़ी बड़ी जो लेक्स हैं उनके किनारे भी यहाँ पर ये रहते हैं। इनके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूंगा, यानी कि ये बीवर्स कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा एग्जैक्टली सभी जगह पे नहीं, ये स्पीशी नॉर्थ अमेरिका की नेटिव है। यानी हम लोग यूएसए की बात कर रहे हैं, मैक्सिको की बात कर रहे हैं, कनाडा की बात कर रहे हैं, तो नॉर्थ अमेरिका की नेटिव स्पीशी है, यूरोप की नेटिव स्पीशी है। इवन एशिया के अंदर भी आपको बीवर्स की कुछ पॉपुलेशन देखने को मिल जाएगी। नाउ अब आते हैं बीवर्स के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कि भाई इसके रेलिवेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, किस तरीके से नेचर में एक बड़ा रोल प्ले करता है। देखो, जब भी आप बीवर के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपने शायद इसके दांतों के बारे में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आपको बता देता हूं, क्योंकि यूपीएससी आजकल उटपटांग क्वेश्चन बहुत पूछता है, यानी बिहेवियर से रिलेटेड आप लोगों से प्रश्न बन सकते हैं। तो दोस्तों जब भी आप लोग बीवर के बारे में पढ़ेंगे तो इसके दांत जो होते हैं ना आगे के काफ़ी लंबे होते हैं और वो ऑरेंज कलर के होते हैं, क्योंकि उनमें आयरन बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है, इसलिए ऑरेंज कलर के होते हैं। और वो दांत लगातार ग्रो करते हैं, ठीक है भाई। एक तो मान लो दांत या एक ऐसा कह सकते हैं ऑर्गन होता है जो एक अपनी मैच्योरिटी तक ग्रो करे, मैच्योरिटी तक ग्रो करने के बाद में उसकी ग्रोथ रुक जाती है। लेकिन यहाँ पे जो बीवर के दांत है वो कंटिन्यूसली ग्रो करते रहते हैं। हालांकि जो डेली बेसिस पे एक्टिविटी है, इतने दांत इनके इतने मजबूत होते हैं कि एक पेड़ को भी काट सकते हैं, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि जब ये रोजाना अपना पेड़ वगैरह काट रहे होते हैं, ये सब काम कर रहे होते हैं, तो इनके दांत उसी हिसाब से घिसते हैं, स्मूथ होते रहते हैं। लेकिन ग्रोथ कंटिन्यूस है, ऐसा नहीं है कि इनके दांतों की ग्रोथ रुक जाती है, कंटिन्यूस ग्रो होते रहेंगे। अगर इसका ये यूज ना करें तो लंबे होते चले जाएंगे, ये यूज करते रहते हैं इसलिए वो दांत घिसते रहते हैं, ठीक है। तो इनका एक तो सबसे बड़ा बिहेवियर ये हो गया। अब यही बात बीवर के साथ साथ स्क्वायरल में भी देखने को मिलती है, स्क्वायरल के जो दांत हैं वो भी ग्रो करते रहते हैं।
फिर बात आती है कम्युनिकेशन की, बातचीत की, ये कम्युनिकेट कैसे करते हैं। क्योंकि हमने देखा ज़्यादातर पानी में रहते हैं, वैसे पूरा नहीं, सेमी एक्वाटिक एनिमल है, ज़्यादातर पानी में रहते हैं। जब पानी में कोई डेंजर आता है तो ये अपनी पूंछ को लगातार पानी के ऊपर में टैप करते रहते हैं, मारते रहते हैं, ठीक है, कि हाँ भाई एक खतरा है, चलो सारे के सारे जितने भी बीवर हैं आसपास इनकी कॉलोनी के, उनको इंडिकेशन दे रहे होते हैं जल्दी यहाँ से निकलो। ठीक है, इकोसिस्टम की बात करेंगे तो बताया इकोसिस्टम के इंजीनियर हैं, क्योंकि नदियों के अंदर में ये डैम बना सकते हैं। अब ये डैम कैसे बनाते हैं, नदियों के अंदर में जो आसपास के जंगलों से जो पेड़ की ब्रांचेस हैं, स्टोन है, मड है, उनका इस्तेमाल करके ये डैम बनाते हैं। डैम इसलिए बनाते हैं ताकि पानी का फ्लो रुक सके, अपने पॉन्ड्स वगैरह बना सकते हैं, गड्ढा खोद सकते हैं, जिसमें ये फूड को एज अ फूड के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। इवन इनको प्रीडेटर से प्रोटेक्शन मिल जाती है। गड्ढा वगैरह यहाँ पर ये लोग करते हैं इस तरीके से, ये भी याद रखिएगा, जब ये गड्ढा वगैरह करते हैं ना तो इनको प्रीडेटर से प्रोटेक्शन मिल जाएगी, बाहर कोई बड़ा जानवर जो है इनको खाएगा नहीं। तो अपनी सुरक्षा के लिए इस तरीके से डैम फॉर्मेट कर लेते हैं, याद रखिएगा। अब पानी जो है इन्होंने क्योंकि इन लकड़ियाँ वगैरह इस्तेमाल करके नदी के ऊपर में डैम बना दिया, तो पानी की जो गति है वो स्लो हो जाएगी। अब जो पानी है वो तेज़ जो बह रहा था अब धीरे धीरे बहेगा, क्योंकि इन्होंने डैम सामने खड़ा कर दिया है, एक बांध बना के रख दिया है। जब पानी की गति यहाँ पर स्लो हो जाएगी तो याद रखिएगा इसके अंदर में जो प्लांट्स या दूसरे जो पेड़ पौधे हैं वो धीरे धीरे करके नीचे सेटल हो जाएंगे ज़मीन के नीचे, ठीक है, धीरे धीरे सेटल हो जाएंगे और वो धीरे धीरे करके डिकम्पोज होंगे। तो कार्बन जो तेज़ी से रिलीज हो सकता था वो बहुत धीरे धीरे करके रिलीज होगा, समझ रहे हैं, तो एनवायरमेंट को नुकसान कम पहुंचाएगा। तो इस तौर पे इनका एनवायरमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा एक कह सकते हैं कि एक रोल देखने को मिला है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा कि हाँ ये डैम वगैरह बनाते हैं और ऐसे डैम को बीवर डैम कहा जाता है। एंड देन क्वेश्चन इज कंजर्वेशन स्टेटस, प्रोटेक्शन, इनको सुरक्षा दे रखी है और आईयूसीएन के अंदर में ये लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में है, यानी कि अच्छी खासी पॉपुलेशन बीवर की अवेलेबल है, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है इनकी पॉपुलेशन को लेकर, ठीक है। अब बीवर को लेकर कभी भी आपको छोटा सा रिवीजन करना हो तो ये रिवीजन पॉइंटर्स आपको दिए गए हैं कि बीवर इज अ सेमी एक्वाटिक रोडेंट एंड ये पाया जाता है नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया में, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में रहना पसंद है। दांत को लेकर जो फैक्ट बताया है भाई वो रटा होना चाहिए, क्योंकि ऐसे उटपटांग सवाल बन रहे हैं, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ। चलिए अब जितना भी पढ़ा है चलो प्रैक्टिस करो और बताओ यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, इसका आंसर दे पा रहे हो या नहीं दे पा रहे हो। क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द बीवर्स। बीवर्स को लेकर आपके सामने 3 पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है बीवर्स आर फुली एक्वाटिक मैमल्स, और ये केवल और केवल नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं और दूसरे रीजन में नहीं पाए जाते। सेकंड स्टेटमेंट कहता है बीवर के जो इंसिजर हैं, जो दांत हैं, वो एक मैच्योरिटी टाइम पीरियड के बाद में ग्रो करना बंद कर जाते हैं। थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि जो बीवर्स हैं ये जानते हैं अपने इकोसिस्टम को मॉडिफाई करना, और ये इस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं जिससे कार्बन साइकिल में बदलाव लेकर आ सकते हैं। तो बताएं तीनों में से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन है 1 ओनली, बी 2 एंड 3 ओनली, सी 3 ओनली, या फिर डी तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स आर दी करेक्ट वन। फटाफट इसका आंसर लिख दो नीचे कमेंट सेक्शन में। सुंदर सा प्यारा सा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन के लिए तो पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि स्पीशीज़ को लेकर छोड़ता नहीं है। 2 क्वेश्चन हर साल आपको यूपीएससी देता है प्रीलिम्स के अंदर में। ओके चलिए अगला टॉपिक आता है दोस्तों हीलियम के बारे में, लेकिन इस टॉपिक पर बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है आप सभी लोगों से, मेक श्योर करें वीडियो पे लाइक का बटन है उसको प्रेस कर सकते हैं। 2000 लाइक्स का टारगेट है, जो बेसिक तौर पे आप लोग अपना सपोर्ट दिखा सकते हैं। पीडीएफ वगैरह सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है टेलीग्राम पर, एक शानदार सा पीडीएफ जिसको मल्टीपल टाइम रिवाइज कर पाओगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन हर एक चीज़ इसके अंदर में शामिल है, जो आपके एग्जाम के प्रिपरेशन को बूस्ट कर देगा। इसके बाद द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस अपलोड होता है, जिसमें हम एडिटोरियल, साइंस एंड टेक सब कुछ कवर करते हैं। तो करंट अफेयर्स के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं ना, तो आप ऐसे चैनल पे हैं जहां पे होलिस्टिक कवरेज हो रहा है। जो फोमो होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि मेरा ये टॉपिक ना छूट जाए, वो टॉपिक ना छूट जाए, यहां कुछ नहीं छूटने वाला। आज नहीं तो कल एक ना एक वीडियो में आपको मिल जाएगा। ओके चलिए अभी यहां पे डिस्कशन हो रहा है हीलियम के बारे में। तो जब हम हीलियम की बात करते हैं तो याद रखिएगा आज ना हीलियम का मार्केट में धीरे धीरे करके शॉर्टेज हो रहा है। एंड अगर हीलियम का शॉर्टेज होगा तो याद रखिएगा सेमीकंडक्टर चिप्स मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में भी शॉर्टेज होगा, क्योंकि हीलियम इज एसेंशियल फॉर दिस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेमीकंडक्टर चिप्स। ये सेमीकंडक्टर चिप्स आज हर एक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के अंदर में इस्तेमाल किए जाते हैं, चाहे आपके पास मोबाइल फोन हो, लैपटॉप हो जिसमें आप वीडियोस वगैरह देख रहे हो, ठीक है, वहां सभी जगह पर सेमीकंडक्टर चिप का इस्तेमाल होता है। एंड इस सेमीकंडक्टर चिप की मैन्युफैक्चरिंग के लिए हीलियम इज वेरी वेरी एसेंशियल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये हीलियम दोस्तों सबसे ज्यादा आ रहा है कतर से। और कतर से अभी प्रॉब्लम क्या है आपको पता है, वेस्ट एशिया के अंदर में किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ही इस हीलियम का शॉर्टेज होता रहा है। अब जब हीलियम का शॉर्टेज होगा तो प्रॉब्लम क्या क्रिएट होगी हमारे सामने। प्रॉब्लम ये आएगी कि भारत का जो सेमीकंडक्टर है एंड प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स जो होते हैं, ये पूरी की पूरी इंडस्ट्री एक डिसरप्शन को फेस कर रही है। क्यों? क्योंकि कतर में जो एक कह सकते हैं रास लफान है, कतर में रास लफान क्या है, एलएनजी हब है दोस्तों, लिक्विफाइड नेचुरल गैस का एक बहुत बड़ा हब, इस पर रिसेंटली अटैक हुआ।
जैसे इस पे अटैक हुआ, क्योंकि हीलियम यहीं से सबसे ज़्यादा आता है, तो हीलियम की सप्लाई के ऊपर में एक कंसर्न उठने लगा, हीलियम की सप्लाई का शॉर्टेज होने लगा। और शॉर्टेज होगा तो हमारी इंडस्ट्रीज को हीलियम मिल नहीं पाएगा, सेमीकंडक्टर चिप्स वगैरह नहीं बना पाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के अंदर भी एक बड़ा शॉर्टेज होता हुआ नजर आएगा। क्योंकि ये न्यूज़ है, उस न्यूज़ के आधार पे आपको एग्जामिनेशन के लिए पता होना चाहिए अबाउट हीलियम। ये हीलियम है क्या, कैसे वर्क करता है। देखो, हीलियम ये जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड से आया है, विच इज हेलियोस। हेलियोस मतलब होता है सन, और वहीं से ये वर्ड लिया गया हीलियम। हीलियम क्या है? एक प्रकार की इनर्ट गैस, नॉन रिएक्टिव, नॉन कंबस्टेबल, नॉन फ्लेमेबल, ऐसे आग नहीं पकड़ती, इतना ज़्यादा नुकसानदायक नहीं है। ठीक है, तो नॉन रिएक्टिव, नॉन कंबस्टेबल एक गैस है, याद रखिएगा। हीलियम की प्रॉपर्टीज वगैरह सब कुछ मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन उसके लिए यहां पर हम लोग इस वाले पर्टिकुलर फोटो को कवर करेंगे, जो बेसिक तौर पे पीएमएफआईएस की वेबसाइट से यहां पर लिया गया है। अल्टीमेट इन्फोग्राफिक्स इनके होते हैं, आपको पता है, बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ काबिल। अब हीलियम की जब हम बात करते हैं तो एक कलरलेस गैस है, ओडरलेस गैस है, कोई स्मेल नहीं आ रही है, सेकंड मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट है जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है, लाइटेस्ट है भाई, बहुत ही ज़्यादा हल्का है, इसका एटॉमिक नंबर 2 है ना। अब आप जब पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं, है ना, आप यहाँ पर उस चीज़ के बारे में सारा डिस्कशन करते हैं, जैसे आपने हाइड्रोजन पढ़ा, हीलियम पढ़ा, तो एटॉमिक नंबर इसका 2 है। सेकंड लाइटेस्ट एनिमल कह रहा हूँ, सेकंड लाइटेस्ट एलिमेंट आफ्टर हाइड्रोजन, तो थोड़ा सा यहाँ पर इसके बारे में याद रखिएगा। ठीक है, तो हीलियम का ये जो गैस है इसका सबसे बड़ा भंडार आज अमेरिका के पास में है, उसके अलावा अल्जीरिया के पास में एंड रशिया के पास में। दीज आर दी 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्री जिनके पास में सबसे बड़े रिजर्व्स हैं हीलियम के। अच्छा, क्या भारत के पास में हीलियम है? देखो, भारत हीलियम के लिए ना एक जगह से बहुत ही पॉपुलर है, और वो है झारखंड। देखो, कहते हैं झारखंड को जानना है, ये देखो झारखंड में यहाँ पे एक वॉल्केनिक बेसिन है जिसका नाम है राजमहल वॉल्केनिक बेसिन। एग्जामिनेशन के लिए याद रखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो राजमहल वॉल्केनिक बेसिन झारखंड में प्रेजेंट है, यहां पर हीलियम का सबसे बड़ा रिजर्व, सबसे बड़ा भंडार हमको देखने को मिल जाता है। ओके, आई होप दोस्तों यहां पर आपको इसके बारे में सारी की सारी जो क्लैरिटी है वो मिल चुकी है। ठीक है, अभी डिस्कशन खत्म नहीं हुआ है हीलियम के बारे में, थोड़ा बात और कवर करने वाले हैं। सबसे पहली बात, हीलियम में खास बात यह है इसका लो बॉइलिंग पॉइंट देखने को मिलता है, वो भी -268.9 डिग्री सेल्सियस का। इसका मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब यहां पर यह है कि कितना भी ठंडा एनवायरनमेंट क्यों ना हो, चाहे बर्फीला एनवायरनमेंट क्यों ना हो, हीलियम सॉलिड नहीं बनेगा, पत्थर नहीं बन जाएगा, बर्फ नहीं बन जाएगा, ये गैस अपनी गैस वाली स्टेज में ही रहने वाली है। और इसी के लिए दोस्तों रॉकेट फ्यूल्स को स्टोर करने के लिए कई बार हीलियम का इस्तेमाल किया जाता है। तो रॉकेट स्टेज में, फ्यूल वाले स्टेज में हीलियम का यूज होता है, इसको याद रखिएगा। इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा लोवेस्ट है, एंड कितना भी ठंडा रीजन हो, ये अपनी गैस वाली स्टेट को नहीं छोड़ता। हीलियम के डिपॉजिट्स की जब बात करते हैं तो प्रेजेंटली यूनाइटेड स्टेट्स के पास में सबसे बड़ा हीलियम रिसोर्स है इन द वर्ल्ड। ओके, और इंडिया में जैसे राजमहल वॉल्केनिक बेसिन झारखंड का मैंने आपको बताया, ये बहुत बड़ा स्टोर हाउस है हीलियम का। अब इंडिया हीलियम का कंजम्पशन बहुत करता है, फिर उसके बाद में जब कंजम्पशन पूरा हो जाएगा, लोगों की डिमांड ज़्यादा है, तो हमें फिर इंपोर्ट भी करना पड़ता है। और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इंडिया यूएसए से भी इंपोर्ट करता है हीलियम को। ठीक है, तो थोड़ा सा ये भी याद रखिएगा। हीलियम का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होता है? रॉकेट्स के अंदर भी होता है। हीलियम का इस्तेमाल किया जाता है प्रेशराइज फ्यूल टैंक्स, मतलब फ्यूल टैंक्स जो है उसको प्रेशराइज करने के लिए, ताकि जो ये फ्यूल है, फ्यूल का फ्लो रॉकेट के इंजन में बिना इंटरप्शन के आराम से बना रहे। ठीक है, तो याद रखेगा हीलियम का इस्तेमाल करते हैं कूलिंग सिस्टम के लिए भी। कई बार आपने देखा होगा रॉकेट कोई मिशन लॉन्च करने वाले थे, रोक दिया, नहीं किया, क्यों? क्योंकि कई बार हीलियम उसमें से लीक हो रहा होता है, वो प्रॉब्लम्स भी आती हैं। अभी कुछ दिनों पहले स्पेस एक्स का कोई रॉकेट के बारे में मैंने आपको पढ़ाया भी था। जब हीलियम गैस की बात आती है तो ये मोस्ट फैमिलियर है, और इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल आप देख पाओगे गुब्बारों के अंदर भी हीलियम वगैरह भरी जाती है ना, बलून्स के अंदर में देखने को मिल जाती है। तो एक नॉन फ्लेमेबल गैस से कोई आग वगैरह पकड़ती नहीं, इतना खतरा है नहीं। लेकिन क्या केवल रॉकेट्स के फ्यूल में, रॉकेट फ्यूल के अलावा बैलून्स के अंदर में, बैलून्स के अलावा आप देख पाओगे जो हीलियम है इसका इस्तेमाल होता है और भी ढेर सारे अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में। फॉर एग्जाम्पल एमआरआई जो होता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, फिर उसके बाद में आप देख पाओगे जो थर्मोग्राफिक कैमराज होते हैं, इनको कूल डाउन करने के लिए इसमें हीलियम का इस्तेमाल होता है। अलग अलग प्रोडक्ट्स के अंदर में लीकेज को डिटेक्ट करने के लिए हीलियम का यूज़ होता है। हीलियम को कई बार एज अ कूलिंग मीडियम इस्तेमाल किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर में, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा लो है। ठीक है, याद रखेंगे। अब इंडिया के अंदर में जो हीलियम है ये सबसे पहली बार एक्सट्रैक्ट किया गया था बहुत छोटी क्वांटिटी में। जो मोनाजाइट मिलता है हमारे कोस्टल वाले रीजन्स के अंदर में, ये मोनाजाइट से थोरियम के और भी मिलते हैं, याद रखिएगा। तो जब मोनाजाइट को हमने हीट किया, ठीक है, तो इसमें से हमको थोड़ा क्वांटिटी में हीलियम मिला। 1950 में आप देख पाओगे, जिसमें बात हो रही है बकरेश्वर इन राजमहल हिल्स, ये पहला प्लेस आपको इंडिया में देखने को मिल जाएगा जहां पर हीलियम कंटेनिंग नेचुरल गैस के डिपॉजिट्स हमको मिले थे।
तो ये सारी की सारी बात दोस्तों यहाँ पर हीलियम को लेकर हो गई है। आई होप आपको यहाँ पर एक बढ़िया क्लैरिटी मिल चुकी है। कोई भी क्वेश्चन रिगार्डिंग हीलियम आएगा, नाउ यू आर रेडी टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। याद रखिएगा कि जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसमें हीलियम कैन नॉट बी सॉलिडिफाइड, ये सॉलिडिफाई नहीं होगा, कितना भी ठंडा रहे अपनी गैस की स्टेज में ये मेंटेन रहेगा। ओके, यूजेस हमने डिस्कस कर ही लिए हैं। नाउ ये छोटे छोटे रिवीजन पॉइंटर्स दिए गए हैं, कभी भी रिवाइज करना हो इजिली यू कैन रिवाइज फ्रॉम दीज पॉइंट्स। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने यहां पर प्रेजेंट है। एक छोटा सा प्रश्न है, जरा फटाफट इसको अटेम्प्ट करो। क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ हीलियम। हीलियम की इन चारों में से कौन सी एक यूनिक प्रॉपर्टी है, यूनिक प्रॉपर्टी। क्या हीलियम एक हाईली रिएक्टिव गैस है, क्या हीलियम बहुत जल्दी सॉलिडिफाई हो जाता है, या फिर हीलियम कैन नॉट बी सॉलिडिफाइड एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या हीलियम एक ह्यूमन रेस्पिरेशन को सपोर्ट करता है। तो बताएं इसका सही उत्तर एग्जैक्टली क्या होना चाहिए। चलिए अगले टॉपिक पर आते हैं, अगले आर्टिकल पर आते हैं। यहां पे हम बात कर रहे हैं ग्रेट सॉल्ट लेक के बारे में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, ग्रेट सॉल्ट लेक। इंडियन एक्सप्रेस हो, लाइव साइंस हो, इंडिया टुडे हो, सभी जगह पर यह बात हो रही है। क्या बात हो रही है दोस्तों, एक बहुत ही ज्यादा मैसिव फ्रेश वाटर रेजर्वॉयर, साफ जो पानी होता है, साफ पानी, वो बेसिक तौर पे एक बहुत ही बड़ा रेजर्वॉयर वो हमको यहां पर मिला है इस ग्रेट सॉल्ट लेक के अंदर में। इतना बड़ा रेजर्वॉयर है जिससे 5 लाख फुटबॉल फील्ड्स को भरा जा सकता है। इतना बड़ा रेजर्वॉयर डिस्कवर किया गया है। तो एक डीप फ्रेश वाटर है, याद रखिएगा, जो मिला है ग्रेट सॉल्ट के अंदर। ग्रेट सॉल्ट के नीचे की साइड में ये फ्रेश वाटर मिला है। समझ गए? तो आइए फटाफट डिस्कस करते हैं थोड़ा सा ग्रेट सॉल्ट लेक के बारे में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। न्यूज में रहने के पीछे का कारण बहुत ही ज्यादा सॉलिड है। तो एक स्टडी पब्लिश हुई थी यूनिवर्सिटी ऑफ उताह की साइड से, उसी में ये सारी जानकारी दी गई है। आपको पढ़ना क्या है, कुछ नहीं पढ़ना, केवल और केवल ग्रेट सॉल्ट लेक के बारे में पढ़कर जाना। इसका लोकेशन क्या है, लोकेशन है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए के अंदर में जो नदन उताह वाला रीजन है एग्जैक्टली वहां पे ये प्रेजेंट है। ये आप देख पाओगे यूएसए की लेक्स का पूरा एक पर्टिकुलर चार्ट है। इसमें ग्रेट सॉल्ट लेक इस वाले रीजन में हमको देखने को मिल जाती है। लेक मिशिगन, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ रखा है यहाँ से, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा ग्रेट सॉल्ट लेक कहाँ पे लोकेटेड है, यूएसए के अंदर में नदन उताह में। एक सैलिन लेक है, खारा पानी यहाँ पर मिलता है, ठीक है, यानी कि नमकीन भरा पानी, सॉल्टी वाटर यहाँ पर प्रेजेंट है। और माना जाता है दुनिया में जो सैलिन वाटर बॉडीज हैं, दुनिया में टॉप सैलिन वाटर बॉडीज पढ़कर जाइएगा, इस बार एग्जामिनेशन के लिए प्रश्न आ सकता है, ठीक है। कुछ चीजें मैं फॉलो करने के बाद ही ये बात बता रहा हूं। तो उन मोस्ट सैलिन वाटर बॉडीज में से दोस्तों एक वाटर बॉडी है आपका ग्रेट सॉल्ट लेक, ठीक है। अब देखो सैलिन वाटर बॉडीज की जब भी यहां पर डिस्कशन होगा तो यहां पर आप देख पाओगे टॉप 5 हाईएस्ट सैलिन लेक्स की बात होगी तो इथियोपिया के अंदर में एक सबसे बड़ी लेक प्रेजेंट है, गेटेल पॉन्ड। माना जाता है दुनिया का सबसे सैलिन लेक है, वर्ल्ड्स का सॉल्टीएस्ट नेचुरल वाटर बॉडी है, वाटर बॉडी की जब बात आएगी। फिर उसके बाद में एंटार्क्टिका का डॉन जुआन पॉन्ड, फिर सेनेगल के अंदर में है, फिर जिबूटी में है, एंड देन उसके बाद में डेड सी में भी बहुत खारा पानी है, ठीक है। फिलहाल इसमें जो टॉप वाला है ना इथियोपिया का, जिसका नाम है गेटेल पॉन्ड, थोड़ा सा इसके बारे में याद रखिएगा, है ना। फिर एक लेक उर्मिया शायद चर्चाओं में थी, उसमें भी सैलिन वाटर मिलता है, शायद ईरान की लेक है, वो मैंने फरवरी के महीने में डिस्कस की थी, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं ग्रेट सॉल्ट लेक की। पता है इस लेक का नेचर कैसा है, जो झील होती है उसका एक नेचर होता है, इसका नेचर है एंडोरेगिक बेसन। एंडोरिक बेसन का मतलब होता है इसमें जो पानी है बाहर से आता है। मान लो एक झील है, झील में यहाँ पर ये 3 नदियाँ आ रही हैं, 3 क्या कोई भी कितनी भी हो सकती हैं। इन नदियों से यहाँ पर ये पानी इस झील के अंदर में आ रहा है, लेकिन इस झील से पानी निकल नहीं पा रहा है। वरना होता है ना इस झील से पानी निकल कर इस समुद्र में जा रहा हो, नहीं निकलता नहीं है, केवल पानी आता है इसमें। इसी को बोलते हैं एंडोरिक बेसन। वाटर लीव्स ओनली वाया एवेपोरेशन, क्योंकि आपका क्वेश्चन होगा अगर नदियों से पानी आता रहेगा, झील ओवरफ्लो नहीं करने लगेगी, है। तो इसमें पानी कैसे निकलता, कैसे कम कैसे होता है, रेगुलेट कैसे होता है, तो इवेपोरेशन के माध्यम से। जो इवेपोरेशन है, धूप से भाप बन बन के उड़ता रहेगा पानी, और इधर नदियों से इसमें भरता रहेगा। ऐसी बेसन को हम बोलते हैं एंडोरेगिक बेसन, ठीक है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। चलिए आगे आते हैं। अब सैलिनिटी के बारे में डिस्कशन कर ही लिया है भाई, इसमें इतना सारा नमक क्यों प्रेजेंट है, इतना खारा पानी क्यों है। रीजन यह है क्योंकि इवेपोरेशन इसका ज्यादा हो रहा है, वाटर इनफ्ले कम हो रहा है, यानी ऊपर से नदियां धीरे धीरे करके पानी लेकर आ रही हैं, इसमें से पानी ज़्यादा उड़ रहा है, तो बचता क्या है, नमक। तो इसके अंदर में सॉल्टीनेस थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, तो इसको याद रखेगा। एंड एक और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे मैंने आपको ये पूरा एक चार्ट बनाया था, मतलब चार्ट क्या, इसमें एक लेक बनाई है, लेक में 3 रिवर आ रही हैं।
ये 3 रिवर हैं जिसमें बेयर रिवर, वेबर रिवर, जॉर्डन रिवर, ये 3 नदियां हैं दोस्तों जो इस लेक के अंदर में आकर गिरती हैं, याद रखिएगा, इस लेक को भरती हैं। इसका पानी निकलता कैसे? एवेपोरेशन के माध्यम से, क्योंकि एक एंडोरिक बेसिन वाली लेक है। चलिए, अब आता है यहां पर एक छोटा सा प्रीलिम्स का बहुत ही शानदार सा प्रैक्टिस क्वेश्चन, जरा फटाफट इसको अटेम्प्ट करो, इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा, देखते हैं यहां पर सॉल्व कर पाते हो या नहीं। क्वेश्चन है, मतलब सॉल्व कर पाते हो, अभी तो पढ़ा। ग्रेट सॉल्ट लेक इज डिस्क्राइब्ड एज व्हाट? ग्रेट सॉल्ट लेक को हम किस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं? क्या ये फ्रेश वाटर लेक है विद आउटलेट, या फिर ये ग्लेशियर फेड एल्पाइन लेक है, या टेक्टोनिक फ्रेश वाटर लेक है, या फिर एंडोरिक सेलाइन लेक है? तो बताएं दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। चलिए, नेक्स्ट आर्टिकल आता है हमारा, और हम लोग यहां पर फिर से एक स्पीशी के बारे में बात कर रहे हैं, विच इज अ स्पर्म व्हेल, जो बहुत ही ज़्यादा चर्चाओं में है। आपको इसके बारे में पता होना चाहिए एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। हुआ क्या है, बहुत सारे न्यूज़ रिपोर्ट्स, न्यूज़ आर्टिकल्स यहाँ पर पब्लिश होते हैं। आर्टिकल कहते हैं कि जो स्पर्म व्हेल है ये फर्स्ट टाइम हेडबट करते हुए पाई गई है। हेडबट, हेडबट मतलब अपने सर से यहाँ पर कह सकते हैं किसी को पुश करना, किसी को मारना, इस तरीके से। मतलब ये बिहेवियर जनरली स्पर्म व्हेल में आज तक नोटिस नहीं करा गया, जबकि इतना पुराना जीव है ये। फर्स्ट टाइम ये नोटिस करा गया है, जो एक कॉम्प्लेक्स बिहेवियर है, जिस वजह से चर्चाओं में कि सर से यहाँ पर किसी को मारना। तो फर्स्ट टाइम ये इसके अंदर में नेचर पाया गया है, जिस वजह से ये चर्चाओं में है स्पर्म व्हेल। अब आइए थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं स्पर्म व्हेल के बारे में, कुछ बेसिक बातों को कवर करते हैं। ये क्या है? स्पर्म व्हेल का फोटो आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। इसका जो पहचानना बहुत आसान है, इसका जो आगे का चेहरा होता है ना, वो स्क्वायर शेप में होता है। ये आप देख पाओगे, एक स्क्वायर शेप के अंदर में इसका जो फेस है वो हमको देखने को मिलता है, इसलिए हम स्पर्म व्हेल को आराम से पहचान सकते हैं। स्पर्म व्हेल पृथ्वी पर एक ऐसा एनिमल हमको देखने को मिलेगा जिसका दिमाग सबसे बड़ा होता है, लार्जेस्ट ब्रेन साइज होता है, इंसान के दिमाग से 5 गुना ज्यादा बड़ा होता है। ठीक है, और इसका दिमाग बड़ा होता है, और इसी दिमाग के अंदर, इसी सर के अंदर में एक वैक्सी सब्सटेंस पाया जाता है जिसको बोलते हैं स्पर्मेसेटी। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन सकता है स्पर्मेसेटी के बारे में, इसलिए मैंने यहां पर इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर दिया है। ये वेल के हेड में, ये देखोगे यही है स्पर्मेसेटी। ये इसके ऑर्गन में यहां पर ये क्रिएट हो रहा है। इसमें मतलब ये 2000 लीटर तक वैक्सी सब्सटेंस, आप समझ रहे हैं, वैक्स, ये वैक्स एक तरीके से एक जमाने में, मतलब हिस्टोरिकली देखोगे तो इसी वाले वैक्स का इस्तेमाल किया जाता था ऑयल लैम्प्स के अंदर, ल्यूब्रिकेंट्स के अंदर में, कैंडल्स के अंदर में, इस वाले वैक्स का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन नेचर ने ये वाला फीचर या इतना सारा वैक्स, स्पर्मेसिटी जिसको हमने बोला है, ये स्पर्म व्हेल को क्यों दिया है? कारण क्या है? कारण यह है दोस्तों, ये जो इसके सर में वैक्स भरा हुआ है ना, इसका मेन पर्पज है साउंड के ऊपर में फोकस करना, जिसको बोलते हैं इकोलोकेशन। ये साउंड प्रोड्यूस करती है वेल, टकरा के वापस आती है, तो उसको यहां पर मेजर करती है अपने इसी वैक्सी सब्सटेंस के माध्यम से। ओके, अपीयरेंस देखोगे डार्क ब्लू ग्रे कलर की हो सकती है ना। उसके अलावा इस स्पर्म वेल का जो हमने शेप देखा है, स्पेशली आगे का मुंह जब आप देखोगे तो स्क्वायर शेप में है। एंड ये एक ऐसा एनिमल है पृथ्वी पे जिसका एक बहुत ही बड़े साइज का ब्रेन देखने को मिलता है, मोर देन 5 टाइम्स हेवियर देन द ह्यूमन ब्रेन। एक इंसानी दिमाग से 5 गुना ज़्यादा भारी, 5 गुना ज़्यादा बड़ा ब्रेन यहाँ पर इस स्पर्म वेल का देखने को मिलता है। एंड यह है इसका कंजर्वेशन स्टेटस। अभी रुको, उसको डिस्कस करेंगे। उससे पहले स्पर्म वेल एक और चीज़ प्रोड्यूस करती है, वो भी वैक्सी सब्सटेंस की तरह ही होता है, विच इज़ एम्बरग्रेस। कहोगे एम्बरग्रेस क्या है? ये वेल की उल्टी कह सकते हैं, लेकिन ये वेल की उल्टी ऐसी है जिसकी 1 किलो का प्राइस करोड़ों रुपए में हो सकता है मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में। ये इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो सकती है। ठीक है, ये कहां पे बनता है एम्बरग्रेस? ये वेल के इंटेस्टाइन में बनता है। ठीक है, और इस वाले मतलब इसका इतना क्या उपयोग है? इसका इस्तेमाल दोस्तों परफ्यूम्स वगैरह में किया जाता है। ठीक है, इस वेल के एम्बरग्रेस का, इसलिए इंटरनेशनल मार्केट में इस एम्बरग्रेस की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। आज ये स्पर्म वेल कहाँ कहाँ पे पाई जाती हैं? तो जितना भी हमारा समुद्र है, ऑल डीप ओशंस में ये पाई जाती हैं। चाहे आप इक्वेटर की बात कर लो, इक्वेटर से आर्कटिक चले जाओ, आर्कटिक से एंटार्कटिक चले जाओ, सभी जगहों पर ये स्पर्म वेल का प्रेजेंस हमको देखने को मिलता है। मतलब इनका एक ऐसा मैरीन मैमल है जिसका एक वाइडेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्रेजेंट है, दुनिया भर के मेजॉरिटी ऑफ ओशंस के अंदर में ये प्रेजेंट है। नाउ कंजर्वेशन स्टेटस की जब बात आती है तो प्लीज याद रखिएगा, स्पर्म वेल को आईयूसीएन में वल्नरेबल कैटेगरी में रखा गया है। वल्नरेबल का मतलब यहां पर यह है कि ये प्रजाति थोड़ा सा खतरे में है, इसको प्रोटेक्शन की जरूरत है, और इसको साइट्स के अंदर में अपेंडिक्स 1 में रखा गया है। दैट मीन्स इसका जो इंटरनेशनल ट्रेड वगैरह है वो हम लोग नहीं कर सकते। तो ये बात हो गई स्पर्म वेल के बारे में, और इसमें सबसे काम की चीज थी स्पर्मेसिटी। याद रखना है, एम्बरग्रेस को लेकर सवाल बनी चुका है, वेल की उल्टी। कई बार मैंने एम्बरग्रेस के बारे में आप लोगों को पढ़ा रखा है। नाउ इट्स टाइम टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये प्रश्न आपके सामने प्रेजेंट है, जरा फटाफट इसका उत्तर दो, क्या होना चाहिए। क्वेश्चन है, एक सब्सटेंस है जिसका नाम है स्पर्मेसिटी। ये सब्सटेंस स्पर्म वेल्स के अंदर में पाया जाता है, बट दिस सब्सटेंस
ये किस चीज़ से, ये प्राइमरीली किस चीज़ से एसोसिएटेड है, ये आपने बताना है। क्या ये क्या कह रहा हूँ, डाइजेशन से रिलेटेड है, क्या ये साउंड फोकसिंग से रिलेटेड है, क्या ये रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है, या फिर ये बॉयंसी कंट्रोल से रिलेटेड है। नाउ व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, आप लोग जरा नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं, और जो भी प्रश्न दिए हैं उन सभी के आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखने हैं। तो आज के सेशन में बस इतना ही, क्योंकि आज का सेशन हल्का फुल्का है, कुछ ज़्यादा काम का नहीं है, क्योंकि मैंने बोला ना कुछ ज़्यादा फालतू और ना कुछ इंपॉर्टेंट छूटेगा, नथिंग मोर नथिंग लेस। ठीक है, तो हम लोग अननेसेसरी चीज़ों को बहुत ज़्यादा अवॉइड करे हैं, इसलिए आज का सेशन छोटा है बट मज़ेदार है। छोटे से सेशन में आप देख पाओगे इन्फॉर्मेशन भरी हुई है, और सब कुछ एग्जाम ओरिएंटेड, कुछ एक वर्ड भी ऐसा नहीं मिलेगा जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इसलिए सटीक सेशन, मेक श्योर करें वीडियो को लाइक का बटन है उसको प्रेस कर सकते हैं, अपना सपोर्ट दिखा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद। याद रखना कल फिर से मिलेंगे मॉर्निंग 5:30 बजे।